आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की शाम मथुरा पहुंचे और सबसे पहले पीएम ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए। श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचने वाले देश के पहले पीएम बन गए हैं नरेंद्र मोदी। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। दरअसल संत मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर ब्रजरथ उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी मथुरा आए हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने श्री कृष्ण जन्मस्थान में दर्शन किया, पूजा पाठ किया और इसके बाद ब्रजरथ कार्यक्रम में पहुंचे और मीराबाई पर डाक टिकट और 525 रुपए का सिक्का जारी किया। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मीरा की भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति का सजीव चित्रण नृत्य के जरिए पेश किया। बेहद शानदार प्रस्तुति ने सभी का दिल जीत लिया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि मथुरा की धरती पर आने का सौभाग्य उन्हें मिला है, क्योंकि यहां वही आता है जिसे श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। तो समझिए पीएम मोदी का मथुरा दौरा अहम क्यों है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि जाकर पीएम ने पूजा अर्चना की। मीराबाई जन्मोत्सव में भी शामिल हुए। राम जन्मभूमि के बाद मथुरा कॉरिडोर पर नजर है, क्योंकि चुनावी साल में प्रधानमंत्री एक बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं। कृष्ण और मीरा दोनों से राजस्थान के लोगों का जुड़ाव है। भक्ति के साथ साथ भावनात्मक संबंध लोगों का है। पीएम के दौरे से मथुरा से राजस्थान तक यह संदेश गया और पिछले हफ्ते ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। मथुरा कॉरिडोर का रास्ता अब साफ हो गया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग फिर से तेज हो गई है। बुधवार को कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार से बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की, तो इस डिमांड पर सुशील मोदी की ओर से जोरदार पलटवार किया गया। बीजेपी सांसद ने पहले की सरकार के दौरान बनी कमेटी का जिक्र कर यह समझाने की कोशिश की कि आखिर बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर सियासत तेज हो गई है। पटना में आरजेडी और जेडीयू की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। तेजस्वी ने कहा, पीएम मोदी ने वादा किया था कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, बिहार को फॉरेन स्पेशल स्टेटस मिले ताकि प्रदेश की गरीबी को दूर किया जा सके। लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त हम लोगों पर भार है वो किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये विधानसभा में कर दिया था कि 5 साल तो लगेगा, लेकिन अगर भारत सरकार अगर विशेष मदद कर दे, विशेष राज्य का दर्जा दे दे, तो ये काम जो है 2 साल 2.5 साल में हम लोग जो है कर लेंगे, ताकि बिहार जो है गरीबी से मुक्त हो सके। साथ ही तेजस्वी ने जातीय गणना की रिपोर्ट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश में सबसे बड़ा दुश्मन बेरोजगारी और गरीबी है। तेजस्वी ने आरक्षण को नवी अनुसूची में डालने की भी मांग की। भारत सरकार जो है, जो आरक्षण की सीमाएं हम लोगों ने बढ़ाई है, उसको शेड्यूल 9 में जो है रखा जाए। और इससे पहले भी एक राज्य जो है तमिलनाडु, उनका भी जो है पहले से 69% था, उसको भी शेड्यूल 9 में रखा गया है। तेजस्वी यादव बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं, तो पलटवार बीजेपी की ओर से सुशील मोदी कर रहे हैं। कहते हैं, बिहार में बीते 75 साल से मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ही रहे हैं, फिर बिहार का विकास हुआ क्यों नहीं। कि बिहार में 75 साल से किसका राज है? कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, इन्हीं लोगों ने राज किया, ये लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। तो 75 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बिहार इतना गरीब क्यों है, इतना पिछड़ा क्यों है?
इसके लिए कौन जिम्मेवार? यही लोग तो जिम्मेवार हैं। सुशील मोदी ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा। कानूनी तौर पर कैसे पॉइंट्स गिना रहे हैं, सुनिए सुशील मोदी को। मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी थी, 2 कमेटी बनी, एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी और दूसरा बना था रघुराम राजन समिति। इन दोनों समितियों ने ये जो विशेष राज्य की अवधारणा है उसको ही समाप्त कर दिया। कैटेगरी का स्टेटस देने की आवश्यकता नहीं, अन्य प्रकार की मदद की जाए। विशेष राज्य और सामान्य राज्य, इसके फर्क को ही समाप्त कर दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सुशील मोदी पर तंज कसते हुए कहते हैं कि बीजेपी के सांसद के शब्द ब्रह्मवाक्य नहीं है। आरक्षण के नए प्रावधान को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग ललन सिंह ने भी की। उनके कहने से नहीं होगा, वो कोई ब्रह्मवाक्य है क्या? वो थे कि नहीं थे सरकार में? लोकसभा चुनाव से पहले बिहार को स्पेशल स्टेटस वाला मुद्दा उछालकर महागठबंधन के नेता जनता को संदेश देना चाहते हैं कि बिहार की भलाई वे ही कर सकते हैं। केंद्र सरकार स्पेशल स्टेटस का मुद्दा जानबूझकर अटका रही है, ये जताने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट या फिर रघुराम राजन कमेटी की सिफारिशों को भी ध्यान देने की दरकार नेताओं को है। केवल आरोप प्रत्यारोप से विशेष राज्य जैसे गंभीर मुद्दे पर बहस करना ठीक नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार को विशेष दर्जे पर सियासत क्यों गर्म है, इसे समझना जरूरी है। बिहार सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की और राज्य कैबिनेट से प्रस्ताव पारित भी किया जा चुका है। आरजेडी जेडीयू एक सुर में स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी मानते हैं कि विशेष दर्जे से पिछड़ापन दूर होगा, केंद्र सरकार के पाले में गेंद डालने की कोशिश है और बीजेपी लगातार विशेष राज्य के दर्जे पर सफाई दे रही है। रघुराम राजन कमेटी 14वें वित्त आयोग का हवाला दिया जाता है। किसी भी प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, यह बताने की कोशिश होती है। चुनावी साल में सत्ता पक्ष की ओर से बड़ी चाल चली गई, जनता को संदेश देने की कोशिश हुई, महागठबंधन ही सच्ची हितैषी है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखकर राज्य में हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने और विध्वंसकारी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गिरिराज सिंह ने इसे इस्लामिक जिहाद करार दिया, जिस पर महागठबंधन के नेता लगातार पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में यूपी की तरह हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगाने की मांग की है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि वो बिहार के नागरिक हैं और बेगूसराय से सांसद हैं। उन्होंने तुष्टीकरण की घोर निद्रा में सोए हुए मुख्यमंत्री को जगाने का काम किया है। ये केवल हलाल सर्टिफाइड नहीं है, बिहार से लेकर देश के बाजारों का इस्लामीकरण है। तुष्टीकरण की घोर निंदा में सोए रहने के कारण उनको जगाया कि ये केवल हलाल सर्टिफिकेट नहीं है, ये बिहार के बाजार से लेकर के देश के तमाम बाजारों का इस्लामीकरण है। गिरिराज सिंह की मांग पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। तेजस्वी कहते हैं कि लोग हिंदू मुसलमान करेंगे, यही फर्क उनमें और हम में है। हम गरीबी मिटाने और रोजगार देने की बात करते हैं और बीजेपी मंदिर मस्जिद की बात करती है। हिंदू मुसलमान करते रहिए, मंदिर में घंटा बजाइए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सत्तारूढ़ जेडीयू के नेता केसी त्यागी भी कहते हैं कि इससे किसी को फायदा होने वाला नहीं, केवल नीतीश सरकार को एंटी हिंदू बताने की साजिश रची जा रही है। किसी को एक पैसे का फायदा इससे नहीं होने वाला, लेकिन यूपी सरकार ये कर रही है और अब मांग की जा रही है कि बिहार में भी ऐसा ही किया जाए। जो बिहार की धर्मनिरपेक्ष सरकार है वो ये सब करने वाली नहीं है, लिहाजा फिर उसको एंटी हिंदू करार दिया जाए। ये सब चीजें जातिगत जनगणना का नतीजा है। यूपी सरकार ने हलाल मीट पर बैन लगाया है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। बिहार सरकार से भी हलाल मीट पर बैन लगाने की मांग गिरिराज सिंह कर रहे हैं। गिरिराज के बयान को लेकर महागठबंधन के नेता हमलावर हैं और चुनावी मौसम में इसी मुद्दे पर सियासत बेहद तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समझिए हलाल पर सियासत का झटका क्यों लगा। यूपी की सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगाया और इसे इस्लामीकरण से जोड़कर बीजेपी देखती है।
गिरिराज सिंह ने इसे बिहार में भी लागू करने की मांग की और नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगाया। गिरिराज सिंह के बयान पर सियासत बेहद तेज हो गई। सत्ता पक्ष का बीजेपी पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप है। विकास रोजगार की जगह हिंदू मुसलमान करने का आरोप है और बीजेपी पर चुनावी साल में धर्म की सियासत करने का आरोप है। देश की एकता को तोड़ने का आरोप है और यह आरोप महागठबंधन की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हलाल वाले प्रोडक्ट पर बैन की मांग से सियासत गर्म हो चली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कोई इंसान शुभ अशुभ होता है? आप कहेंगे ये क्या सवाल है, लेकिन क्रिकेट विश्व कप के बहाने नेता एक दूसरे पर बयानों से ऐसे तीर छोड़ रहे हैं जिससे सियासी पारा हाई है। इस साल आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का सपना भारतीय टीम का जरूर टूटा, पर हार के बावजूद यदि कुछ नहीं थम रहा है तो वो है सियासत। विपक्ष की ओर से पीएम मोदी पर अमर्यादित और अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है। प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे थे और इसी को लेकर विरोधी दलों के नेता तंज कस रहे हैं। ताजा बयान आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की ओर से आया है। लालू प्रसाद ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की हार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए पीएम को अशुभ आदमी बता रहे हैं। सुनिए। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया हारी है, कुछ हारी है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी है, इसकी वजह से हुआ है। लालू प्रसाद ने पीएम मोदी को देश के लिए अशुभ बताया और इसी के साथ सियासत गर्म हो गई। बीजेपी ने पलटवार करते हुए लालू प्रसाद को देश का सबसे अशुभ राजनेता बताया, तो वहीं जेडीयू और कांग्रेस के नेता तंज कस रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से बने स्टेडियम का नाम बदलवा दिया, इसलिए टीम इंडिया के लिए मैच अशुभ हुआ। इतिहास में लालू यादव से ज्यादा बड़ा राजनीतिक अशुभ और राजनीतिक अभिशाप कोई हो ही नहीं सकता है। लालू यादव जिनके सरकार में आने की आहट मात्र से राज्य में नरसंहार शुरू हो जाता है। स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो स्टेडियम था उसको अपने नाम का नामकरण करा लिया। तो स्वतंत्रता सेनानी का अपमान, पितर का अपमान और श्राप भोगना पड़ा पूरे देश के खेल प्रेमियों को। उसका अपमान किया है। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के अपने नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, उसी दिन देश के लिए अशुभ हुआ और टीम इंडिया के लिए भी अशुभ हुआ। इधर तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी अजीब बयान सामने आया है। ममता कहती हैं, यदि फाइनल मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन या मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होता तो ट्रॉफी हमारे पास होती। इंडिया फाइनल यदि कोलकाता होतो वो वानखेड़े होतो আমরা জিততাম। वैसे खेल में जीत और हार तो लगी रहती है, जिसका प्रदर्शन बेहतर होता है जीत का सेहरा उसी टीम के ऊपर बंधता है। पर सियासत की पिच पर जिस तरह से लालू प्रसाद, ममता बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेता क्रिकेट मैच के बहाने बयानों के तीर छोड़ रहे हैं, उससे राजनीति का गिरता हुआ स्तर ही समझ आता है। साथ ही सवाल ये भी कि क्या कोई इंसान भला शुभ अशुभ होता है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए समझिए क्या सियासत के लिए इंसान शुभ अशुभ होता है। क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत की हार हुई और पीएम के मैच देखने जाने के बाद सियासत तेज हो गई। सबसे पहले राहुल गांधी ने पीएम के खिलाफ अपशब्द कहा और पीएम मोदी को देश के लिए अशुभ इंसान बताया। राहुल गांधी के बाद लालू प्रसाद ने इस बात को दोहरा दिया। लालू के बयान के बाद सियासत गर्म है और बीजेपी ने लालू प्रसाद को सबसे अशुभ बताया। बिहार में खून खराबे का जिम्मेदार बताया। बीजेपी महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है और महागठबंधन के जो नेता हैं वो कास्ट सर्वे से इसे घबराहट बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गोपालगंज के बैकुंठपुर में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत मामले में नया मोड़ आ गया और बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया। शराबबंदी को लेकर सरकार का चेहरा बचाने के लिए जहरीली शराब से मौत को फूड पॉइजनिंग से मौत बताया गया।
मिथिलेश तिवारी ने बैकुंठपुर सीएचसी के डॉक्टर के 2 पुर्जों को सार्वजनिक किया है और इसी के आधार पर उन्होंने आरोप लगाया। शराब पीने से तबीयत बिगड़ने के बाद जब बैकुंठपुर सीएचसी में इलाज के लिए लाया गया तो डॉक्टर ने पहले अल्कोहल पॉइजनिंग का केस लिखा और उसे रेफर किया था, लेकिन बाद में उसी सीएचसी से दूसरा पुर्जा जारी हुआ। इसमें अल्कोहल पॉइजनिंग को फूड पॉइजनिंग में बदल दिया गया। अब सवाल यह है कि एक ही तारीख, एक ही समय, एक ही मरीज के नाम से 2 पुर्जे कैसे बनाए गए और इसी आधार पर मिथिलेश तिवारी ने आरोप लगाया कि प्रशासन और सरकार का चेहरा बचाने की कोशिश की गई। हालांकि गोपालगंज के सिविल सर्जन इस पुर्जे को गलत बताते हैं। पीड़ित परिजन भी कह रहे हैं और ये भाजपा भी कह रही है, वहां की जनता भी कह रही है, लेकिन सरकार इससे अलग राग अलाप रही है। अब ये पता चला है कि जब वो लोग इलाज कराने गए तो वहां के सीएचसी ने, जो उस समय डॉक्टर जो भी वहां पर थे, उन्होंने अल्कोहल पॉइजनिंग करके और उन्होंने इलाज शुरू किया। बाद में जब ये हंगामा मचा, चूंकि बिहार में शराब बंद है और मुख्यमंत्री का चेहरा और उप मुख्यमंत्री का चेहरा इससे खराब होगा, तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री स्तर पर या सरकार स्तर पर बड़े लोगों ने इसको ऑपरेट किया दबाने के लिए, और फिर जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और इस चीज को बदल दिया गया और इसको फिर इसी पर्ची को फूड पॉइजनिंग कर दिया गया। दोनों ये पर्ची, ओरिजिनल पर्ची मेरे पास परिजनों ने दिया है, और जब वो वहां से इलाज करा करके उनको जब रेफर किया गया या कहीं जा रहे थे, तो आप समझिए कि ये आज उन्होंने मुझे कहा कि हम लोगों में बहुत दबाव था और उन लोगों ने कहा कि कहीं भी इसको दिखाइएगा नहीं, लेकिन ये दोनों पर्ची हमारे पास था, हम लोगों ने नहीं दिया और ये दोनों पर्ची आपको हम दे रहे हैं। पूरा परिजन चीख चीख के कह रहा है कि जहरीली शराब से मृत्यु हुई। तो आपको बताएं कि 2 दिन पहले मृतक के परिजन भी सामने आए थे और बैकुंठपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के बाद खुलकर स्वीकार किया था। जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति टिंकू राम की तबीयत बिगड़ी थी और बाद में उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने एफआईआर में भी इलाके के शराब माफिया कृष्णा राय पर जहरीली शराब पिलाने का आरोप लगाया और मौत के बाद कृष्णा राय ने चौकीदार के साथ मिलकर परिजनों को केस करने पर अंजाम भुगतने की धमकी तक दी थी। चलिए पुर्जे का खेल समझिए। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन शराब से मौत का खंडन करता रहा, बीमारी से मौत को वजह बताया गया। अब 2 पुर्जों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पहले पुर्जे पर अल्कोहल पॉइजनिंग लिखा है, दूसरे पुर्जे पर फूड पॉइजनिंग लिखा है और बीजेपी नेता ने इन दोनों ही पुर्जों को आम जनता के सामने रख दिया। सिविल सर्जन लगातार प्रशासन की बोली बोल रहे हैं। सवाल है कि एक ही मरीज का डबल पुर्जा कैसे सामने आया? शराब कांड को दबाने की साजिश हो सकती है। जांच टीम की रिपोर्ट का सभी को इंतजार है, तभी इस पुर्जा कांड की सच्चाई सामने आ पाएगी। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद के बेहद करीबी भोला यादव से पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने समन भेजा था और आज पूछताछ के लिए दिल्ली ईडी ऑफिस बुलाया था, लेकिन भोला यादव आज ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। और ऐसे में अब भोला यादव का क्या होगा, इस मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शंकर आनंद। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले पर आरोपी भोला सिंह को पूछताछ का समन भेजा गया है। हालांकि पूछताछ का जो समन भेजा गया था आज की तारीख के लिए उनको बुलाया गया था, लेकिन भोला सिंह आज पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आए हैं। लेकिन इस मामले में अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। तो इस मामले में जांच एजेंसी के जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जल्द ही भोला सिंह को पूछताछ का एक और सम्मन दिया जाएगा और इसके साथ साथ कुछ अन्य आरोपियों को भी पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय पर बुलाया जाएगा। इस मामले की अगर बात करें तो जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले पर सीबीआई के द्वारा भी पूछताछ की जा रही है। उस सीबीआई के द्वारा भी इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और सीबीआई के द्वारा दर्ज एफआईआर को आधार बनाते हुए ही ईडी में इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। और पिछले कुछ दिनों पहले जांच एजेंसी ईडी के द्वारा कई आरोपियों से पूछताछ की गई थी, कई लोगों का जो बयान दर्ज किया गया था और उन तमाम सबूतों को जो इकट्ठा किया गया था, उसी के आधार पर भोला सिंह से फिर से इस मामले में पूछताछ करना चाहती है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उनको समन भेजा गया है और कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के दौरान में लालू परिवार से जुड़े हुए और इसके साथ साथ इस मामले से जुड़े हुए कई अन्य आरोपियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों से इस मामले में उनसे पूछताछ पहले हो चुकी है, लेकिन अब तफ्तीश का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और काफी तेजी से इस मामले की जो तफ्तीश का दायरा बढ़ रहा है, उसी के तहत इन तमाम लोगों को पूछताछ का समन लगातार 1 सप्ताह के लिए भेजा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18
दिल्ली ईडी हेडक्वार्टर। और लैंड फॉर जॉब केस की फांस को समझिए जरा। नौकरी के बदले जमीन लेने का हाई प्रोफाइल मामला है। ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है और तब लालू प्रसाद हुआ करते थे रेल मंत्री और रेलवे में नौकरी के एवज में जमीन लिखवाने का आरोप लालू प्रसाद और उनके परिवार पर है। ये गंभीर आरोप है। सीबीआई की जांच तेज है और ईडी ने भी केस दर्ज किया। लालू के करीबी अमित कात्याल अरेस्ट हुए हैं। अब भोला यादव को पूछताछ का समन ईडी ने भेज दिया। तो भोला यादव लालू प्रसाद के ओएसडी तब रह चुके हैं और लालू के रेल मंत्री रहते डील में शामिल होने का उनके ऊपर आरोप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश से नक्सलियों के जल्द ही सफाई का दावा किया। नागपुर में मीडिया से बातचीत करते उन्होंने बताया कि चाईबासा के कुल्हान जंगल में हुए आईडी धमाके में एक सीआरपीएफ जवान घायल हुए हैं, लेकिन झारखंड पुलिस के हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।